मैं आपका अपना रसायन गुरु डॉक्टर आरपी सर आपके अपने प्यारे से चैनल रसायन ग्रुप में स्वागत करता हूं बेटा। जैसा कि क्लास 10th के एग्ज़ाम हो चुके हैं और क्लास 11th स्टार्ट हो चुकी है, तो हमने सोचा कि आज हम क्लास 11th के लिए भी वीडियो अपलोड कर देते हैं। तो बेटा उसी सिलसिले में हमने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिया है, जो कि जेईई मेन, नीट और 11th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही डेप्थ कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। ये इसके आने की संभावनाएं एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है बेटा, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या इसका सेकंड नेम है लॉ ऑफ इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। ओके, आज हम इस लॉ को क्लियर करेंगे। तो ये लॉ क्या कहता है बेटा? ये लॉ सबसे पहले गिवन बाय लैवोसियर, 1789 में इसको लैवोसियर ने दिया था और टेस्टेड बाय लैंडोल्ट ने इसको टेस्ट किया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ये इन्होंने कहा था, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके बेटा, जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के इक्वल होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। एग्जांपल लिया हमने, से मान के चलिए C+O2 गिव्स वैल्यू CO2। तो कार्बन का जो मास है बेटा, ये रिएक्टेंट है हमारे पास, इट्स अ रिएक्टेंट एंड दैट इज प्रोडक्ट। ओके, रिएक्टेंट कौन से होते हैं बेटा? जो रिएक्शन कर रहे होते हैं, और प्रोडक्ट कौन सा होता है? जो रिएक्टेंट के बाद बनता है। ओके, तो रिएक्टेंट का मास टोटल काउंट करो, देखो कार्बन का मास कितना है? 12। ओके, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 2 जा 32। ठीक है, इधर आइए, इधर हो गया 12 प्लस 32, तो इधर हो गया हमारा 44 और इधर भी हो गया 44। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब इनको टेस्ट किया गया था तो कभी कभी क्या होता है बेटा, कुछ रिएक्टेंट जो है वो अनरिएक्टेड रह जाते हैं। तो लैंडोल्ट ने जब इसको टेस्ट किया तो इन्होंने क्या कहा? लैंडोल्ट ने जब इसको टेस्ट किया था लैंडोल्ट ने, तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, इन्होंने ये कहा टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस, ठीक है, मास ऑफ अनरिएक्टेंट रिएक्टेंट, मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट। जो अनरिएक्टेड रिएक्टेंट है उसका मास भी उस प्रोडक्ट के मास के साथ सम कर दो, तब वो इक्वल हो जाता है रिएक्टेंट के मास की, और वही होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे एग्जांपल लिया, NaCl लिया और उसकी रिएक्शन हमने सिल्वर नाइट्रेट के साथ करा दी। ओके, जैसे इसकी रिएक्शन कराएंगे AgCl PBT की फॉर्म में ऑब्टेन होगा, प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस NaNO3। तो बेटा क्या होगा? ये तो PBT नीचे बैठ जाएगा। अगर हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो इस तरीके से हम लोग किसी टेस्ट ट्यूब में इसकी रिएक्शन कराएं, ठीक है, इसकी टेस्ट ट्यूब में हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो PBT कहाँ होगा? इसमें नीचे बैठ जाएगा। जब नीचे बैठेगा तो ये अनरिएक्टेड रहेगा। बात समझ में आ रही है? अनरिएक्टेड रहेगा, और तो अनरिएक्टेड का मतलब होता है इसका मास प्लस के अंदर जो NaNO3 बना है, जो हमारे पास, ये तो NaNO3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बेटा? AgCl। तो इन दोनों के मास को आप प्लस करोगे तभी हमारा रिएक्टेंट के मास के बराबर आएगा। ये टेस्टेड किया जा चुका है बाय लैंडोल्ट। तो ये ध्यान रखना है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बन जाती हैं। तो बात समझ में आ रही है बेटा? चलो, इसमें क्या होता है, कुछ एक्सेप्शन केस होते हैं, उनको भी हमें फोकस करना है। तो चलिए एक्सेप्शन केस देख लेते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शन केस भी हमें ध्यान रखना है। इसका पहला एक्सेप्शन है बेटा न्यूक्लियर रिएक्शंस। पहला एक्सेप्शन हमारा, जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो इसको फॉलो नहीं करती ये, बिकॉज इन सच रिएक्शंस मास प्लस एनर्जी कंजर्व हो जाती है। क्या होता है बेटा इनमें? मास प्लस एनर्जी कंजर्व हो जाती है।
इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन जितनी भी आए, जैसे कि हमारे पास यूरेनियम का डिकम्पोजिशन हो रहा है या रेडियम का डिकम्पोजिशन हो रहा है, ठीक है, तो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्शन है बेटा वो इस लॉ को फॉलो नहीं करेंगी। इट इज़ अ एक्सेप्शन केस फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। नाउ सेकंड एक्सेप्शन इसका स्केलेटन रिएक्शन। जितनी भी स्केलेटन रिएक्शन है, जितनी भी स्केलेटन रिएक्शन होंगी बेटा, स्केलेटन रिएक्शन कौन सी होती हैं? जो अनबैलेंस रिएक्शन होती हैं। लाइक इस एग्जांपल हमने लिया, स्केलेटन रिएक्शन का एग्जांपल लिया, लाइक ऐसे हमने ले लिया 2 KClO3 हीट किया KCl + 2O2। अब आप चेक करेंगे बेटा, इट इज़ अ अनबैलेंस रिएक्शन। यहाँ पर पोटेशियम के 2 हैं, यहाँ पोटेशियम का 1 है। इट इज़ अ अनबैलेंस रिएक्शन, सो इट इज़ कॉल्ड अ स्केलेटन रिएक्शन एंड इट इज़ नॉट फॉलो द लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। ये भी कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेंगी। एक एक्सेप्शन ये हो गया बेटा, एक एक्सेप्शन ये हो गया। दोनों एक्सेप्शन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। नाउ नेक्स्ट इज एक्सेप्शन इज इवोल्यूशन ऑफ लाइट और हीट। थर्ड एक्सेप्शन है इसका इवोल्यूशन ऑफ लाइट और हीट। अगर ये आ जाता है थर्ड एक्सेप्शन, इवोल्यूशन ऑफ लाइट और हीट, अगर किसी रिएक्शन के साथ लाइट या हीट बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो बेटा वो भी हमारा एक एक्सेप्शन केस है, वो भी हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ये हम लोग कैसे निकाल पाएंगे? y = Δmc², आइंस्टीन इक्वेशन है, यहाँ से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ फोर्थ एक्सेप्शन जो कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करेगा, वो है आइसोटॉप कंटेनिंग कंपोनेंट। आइसोटॉप कंटेनिंग कंपोनेंट, ओके बेटा। तो आइसोटॉप्स कंटेनिंग कंपोनेंट्स इसको फॉलो नहीं करते हैं। आइसोटॉप्स एग्जांपल लिया हमने, जिस एग्जांपल ले रहे हैं, लाइक इस हमने कार्बन लिया, अब हमने बोला CO2, लेकिन CO2 में कार्बन जो है बेटा इसके आइसोटॉप भी तो होते हैं। कार्बन का आइसोटॉप होता है 12, कार्बन का आइसोटॉप होता है 13, कार्बन का आइसोटॉप होता है 14। व्हाट इज आइसोटॉप? 2 और मोर एलिमेंट विच हैव अ सेम एटॉमिक नंबर। इसमें सभी में एटॉमिक नंबर 6 होगा, लेकिन मास डिफरेंट होगा। सभी में कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, लेकिन मास 12, 13, 14। दीज आर आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। ऐसे कंपोनेंटिंग जिनमें आइसोटॉप होते हैं वो भी एक्सेप्शन केस के अंदर आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये चारों एक्सेप्शन आपको ध्यान रखने हैं, ये चारों ही एक्सेप्शन इस लॉ को फेल कर देते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब हम इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल जहाँ से हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, एक न्यूमेरिकल लिया, एक क्वेश्चन है 1.5 ग्राम इथेन कंप्लीट कंबशन विद ऑक्सीजन टू गिव 4.4 ग्राम of CO2 and 2.7 gram of H2O. Okay, find mass of oxygen and illustrate law of कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, ओके। एक क्वेश्चन हमने दिया, इसमें 1.5 ग्राम इथेन है जो रिएक्शन कर रहा है। इथेन हमने लिया C2H6, इसका मास दे दिया 1.5 ग्राम और इसका कंबशन करा रहे हैं। कंबशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे रिएक्शन करेगा दैट्स अ फॉर्मेशन ऑफ CO2 प्लस वाटर। एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी किसी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होगा
ठीक है, जब भी किसी हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग हीट करेंगे तो हमेशा CO2 और वाटर बनेगा और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो जब हमने इसका कंबशन किया तो CO2 और वाटर बन रहा है, इसको बैलेंस कर लेंगे, इसका 2 मोल हो जाएगा, इसका यहाँ 7 मोल हो जाएगा, इसका यहाँ 4 मोल हो जाएगा और ये 6, तो ये बैलेंस हो जाएगी। अब हमें बोल रहा है कि 1.5 ग्राम ऑफ मीथेन है जो ऑक्सीजन के साथ कंबशन कर रहा है, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 दे रहा है, ये इसका मास दे रहा है 4.4 ग्राम और 2.7 ग्राम हमें वाटर दे रहा है। ये हमें मिल रहा है, CO2 मिल रहा है और वाटर मिल रहा है। ओके, अब हमें मास ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करना है। देखिए मोल अलग है, हम लोग ऐसे काउंट नहीं कर सकते, डायरेक्टली हम लोग नहीं निकाल सकते, तो हमें मोल के अकॉर्डिंग इस पर निकालना है। सबसे पहले बेटा इसके मोल निकाल लूँ। ठीक है, तो मोल निकालेंगे हम लोग, पहले इसका मोल निकालेंगे। तो मोल का फॉर्मूला है मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। क्लियर, मास है हमारा 1.5 ग्राम। ओके, और मोलर मास हो जाएगा C2H6 का 12 और 2 24 और 6 20 30 हो जाएगा। ठीक है, तो मोलर मास 30, जब इसको कैलकुलेट किया तो अप्रॉक्स 0.05 आ गया। ओके, अब हमने क्या किया, इसका यहाँ से देखेंगे, ये लिमिटिंग कंडीशन में आ रहा है। ठीक है, तो क्या है 2 मोल, अब हम लोग किया 2 मोल ऑफ C2H6 रिक्वायर्ड इक्वल टू 7 मोल ऑफ O2, 7 मोल ऑफ O2। ओके, तो हमने मोल किससे C2H6 का कितना निकाल दिया, ये निकाल दिया, इस मोल के लिए निकालना है। तो 0.05 मोल ऑफ C2H6 रिक्वायर्ड, 7 इंटू 0.05 डिवाइड बाय 2, और जब इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में या कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये मोल आ गए हमारे पास में। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद अब हम इस ऑक्सीजन का मोल का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारा मोल का फॉर्मूला है N इक्वल्स टू मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। अब देखिए ऑक्सीजन के मोल हमारे पास में ये आ चुके हैं, इट इज़ अ मोल। क्लियर, तो हमें मास निकालना है, तो मास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मोल इंटू मोलर मास। ओके, मोल कितना निकाल चुके हैं, 7 इंटू 0.05 डिवाइड बाई 2 इंटू मोलर मास हमने निकाल दिया। मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है, 32। क्लियर, मोलर मास इज 32। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5.6 ग्राम। ओके, दैट इज अ 5.6 ग्राम। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का जो मास हमने मिला वो मिल गया 5.6 ग्राम। अब हमने यहाँ देखा, इनके मास को सम करके देखा, 1.5 ऑफ C2H6 प्लस 5.6 ग्राम हम यहाँ निकाल चुके हैं, 5.6 ग्राम। ओके, इधर हमने दिया था 4.4 ग्राम प्लस इधर हमने दिया है 2.7, दोनों को सम करेंगे तो ये आ रहा है 7.1 इक्वल टू 7.1। इसका मतलब इट इज़ अ इलस्ट्रेट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोनों ओर का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल आ रहा है। साथ के साथ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमने कितना निकाल दिया बेटा, 5.6 ग्राम। तो आई होप इस तरीके से आप आराम से न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में मैं बेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पूरा डिटेल लेकर के आऊँगा, उसको आप ज़रूर देखें और उसे देखने के लिए मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुत जल्दी आ जाए।